Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are starting our discussion of statistics and starting with this with assignment 1. तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं? एक्सरसाइज 1 पार्ट एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन है सेक्शन ए से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए A1 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करना है। तो एम ऑफ द सीरीज इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सम सभी का कर दें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप पहला क्वेश्चन अगर देखें सेक्शन ए का तो वहां पे क्या है 1 + 2 + 4 + 8 + 16 अप टू इसी तरीके से कहां तक 2n, ठीक है। इन सभी का सम हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हो गए n+1 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऊपर आपको क्या लिखना है, ऊपर आपको जीपी का सम लिखना है और नीचे आपके पास क्या है n+1 है। तो ऊपर वाली जीपी जो है उसका सम कितना हो जाएगा 2n+1 - 1 अपॉन 2 - 1 और नीचे आपके पास कितना रहेगा n+1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरेज वेट ऑफ 9 men is x kg आफ्टर अनदर मैन जॉइन्स द ग्रुप, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 5%, ठीक है। तो 9 लोग थे, है ना, और उसका एवरेज x था, मतलब टोटल क्या था उनका 9x, ठीक है। फिर क्या हुआ, अनदर पर्सन जॉइन्स द ग्रुप, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 5%। तो जब 10th पर्सन आया तो कितना हो गया 1, पहले x था, अब लिखेंगे हम 1.05x। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका टोटल कितना था 10.5x था, ये बात ठीक थी। उसके बाद आगे बढ़े, स्टिल अनदर मैन जॉइन्स एंड एवरेज रिटर्न्स टू द ओल्ड लेवल ऑफ x kg। तो अब 11th पर्सन आ गया और x उसका मीन हो गया, तो अब टोटल कितना था 11x था, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो 10th और 11th मैन के वेट सेम है और ये सारी बातें की जा रही हैं। तो 10th मैन का वेट कितना हुआ 1.5 और 11th वाले का कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 0.5, ठीक है। 10th मैन वेट हाफ एज मच एज और एज मच एज, हाँ, तो इसी की करस्पॉन्डिंग अपने पास आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में जो इंग्लिश वाला दिया गया है वो थोड़ा गलत दिया गया है, 10th मैन वेट एज मच एज 11th मैन, ठीक है, वैसा लिख दिया गया है। हिंदी वाले वर्जन में उसका सही लिखा हुआ है, तो वही लिखा है कि 10th जो पर्सन है उसका वेट जो है 11th वाले से ज्यादा है। फिर थर्ड देखिए आप, थर्ड में क्या कहा गया है, n ऑब्जर्वेशंस ऑन वेरिएबल x, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगर नंबर्स देखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं a + ib, है ना। तो a + 1b पहला नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा आपके पास a + 2b, तीसरा नंबर हो जाएगा आपके पास a + 3b, है ना। और ऐसे करके अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं तो nth वाले में क्या आएगा a + nb। तो टोटल को हम किससे डिवाइड कर देंगे, n से। तो आंसर क्या आएगा a + n+1/2 × b। a को n टाइम्स ऐड कर लिया na, बाकी b का कोफिशिएंट 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए A4 में हमें क्या कहा जा रहा है, मीडियन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पहले उसको सही तरीके से अरेंज कर लिया हमने। क्या है सबसे छोटा है हमारे पास 6 के बाद है 8 के बाद है 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 14, राइट। तो आपके पास टोटल 7 चीजें हैं, ठीक है। अब 7 में मीडियन कहां पे आएगा, तो 7 चीजें हैं टोटल, तो मीडियन कौन सा होगा, 4th वाला होगा मिडिल टर्म। तो इसका मतलब 10 आपका आंसर है। फिर देखिए 5th क्वेश्चन में, वेरिएबल टेक्स द डिस्क्रीट वैल्यूज α + 4 α - 7/2 α - 5/2 α - 3 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इनमें से कहा जा रहा है मीडियन कौन सा होगा, तो फिर से इनको सही तरीके से आप अरेंज कर दो। तो सबसे छोटा वाला टर्म क्या है, सबसे छोटा वाला टर्म है आपका α - सबसे छोटा किसको बोलेंगे हम, α - 7/2, राइट। तो α - 7/2 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है α - 3, फिर उससे बड़ा क्या है α - 5/2, उससे बड़ा क्या है α - 2 भी है क्या, हाँ है, ठीक है। α - 2 से बड़ा तो α - ½ हो जाएगा, α - ½ से बड़ा α + ½ हो जाएगा, ठीक है। α + ½ से बड़ा α + 4 हो जाएगा, ठीक है। और उससे भी बड़ा α + 5 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हमने लिख लिए, 3 और 3 6 और 2 8। इधर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स ही हैं। तो 8 टर्म्स में अब मिडिल टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, 4th और 5th। तो ये 4th हो गया और ये 5th हो गया, दोनों का जो मीन है, दोनों का एवरेज जो है दैट विल बी कॉल्ड मीडियन, ठीक है। 6th क्वेश्चन में आपके पास मोड पूछा गया है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म रिपीट हो रही है,
ठीक है, तो देख सकते हैं आप 2 कितनी बार आ रहा है आपका, 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ 50 पॉजिटिव नंबर्स, मीडियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 से लेकर के 50 तक की टर्म्स हैं, ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ 50 पॉजिटिव नंबर्स। हार्मोनिक मीन के बारे में कहा गया अनरिलायबल इफ वन और मोर ऑफ द नंबर्स इज नॉन जीरो, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें नेचर के बारे में बताना है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी कब ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर मीडियन की बात करें तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग मीडियन हमारे पास मीडियन चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हम चेंज भी कर देते हैं, सबसे छोटी वाली और सबसे बड़ी वैल्यू हम बदल भी देते हैं। मान लो तुम्हारे पास 5 टर्म्स थी, ठीक है, तुमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को चेंज कर दिया, फिफ्थ टर्म को भी चेंज कर दिया, फर्स्ट टर्म को और ज्यादा छोटा कर दिया, फिफ्थ टर्म को और ज्यादा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो भी मीडियन तो क्या रहेगा, वो मिडिल वाली टर्म ही रहेगी। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज तुमने चेंज करी हैं, सबसे बड़ी वैल्यू को बदल दिया, सबसे छोटी वैल्यू को बदल दिया, तो उससे तुम्हारे मीडियन की टेंडेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वाले केस में, हार्मोनिक मीन इज अनरिलायबल इफ वन और मोर ऑफ द नंबर्स इज नॉन जीरो। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन के साथ ये चक्कर होगा जब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर निगेटिव हो, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर के केस में हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, दोनों के मतलब हो सकता है कि दोनों से छोटा आ जाए, हो सकता है दोनों से बड़ा हो जाए। ठीक है, आप नंबर्स लेकर के चेक कर सकते हो कि दो टर्म्स का हार्मोनिक मीन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के केस में अनरिलायबल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो उनके बीच का ही रिजल्ट दे, दोनों को कंसीडर करते हुए रिजल्ट दे। ऐसा हो सकता है कि दोनों से बड़ा हो जाए या दोनों से छोटा हो जाए। ठीक है, A8 की बात करते हैं। A8 में कहा गया है डिफाइन, मतलब इस तरीके के थ्योरेटिकल सवाल मतलब पूछे नहीं जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, बट दिया गया है तो कंप्लीशन के लिए अपन देख लेते हैं। A8 में आपके पास कहा जा रहा है कि M जो है एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है बेस्ड ऑन द वैल्यूज, और कंसीडर द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की बात मैं करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसमें देखो लेफ्ट साइड में क्या दिया गया है, मान लो अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग जाता हूं, तो अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का अर्थमेटिक मीन और डिनोमिनेटर का अर्थमेटिक मीन, दोनों का रेशियो क्या आएगा, दोनों का रेशियो हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। जबकि राइट साइड वाले में क्या हो जाएगा, x1 बाई y1 प्लस x2 बाई y2 अप टू xn बाई yn होल डिवाइडेड बाई n, इसको बोलेंगे ना am। ठीक है, m की जगह आप am पढ़ो। ठीक है, तो am अगर आप तीनों में पढ़ने लगे, तीनों टर्म्स में, तो क्या राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। gm की बात करें अगर हम, ठीक है, gm अगर देखें हम, m की जगह gm समझे, तो gm के लिए अगर हम देखें तब सभी बराबर हैं, क्योंकि निकाल सकते हो ना gm सभी का, तो gm अगर निकालोगे तो दोनों का रेशियो वही आएगा, x1 x2 x3 की पावर 1 बाई n अपॉन y1 y2 y3 की पावर 1 बाई n। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 बाई y1 इंटू x2 बाई y2 अप टू xn बाई n होल रेज टू पावर 1 बाई n लिखा जा सकता था। ठीक है, इसलिए आपका ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मीडियन तो बिल्कुल नहीं आएगा, मीडियन मिडिल टर्म्स का रेशियो है। ठीक है, और x1 बाई y1 x2 बाई y2 उसके लिए तो कुछ अलग ही चीजें चल रही होंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास जो मिडिल टर्म हो, मतलब मीडियन जब निकाल रहे हो, सपोज 8 टर्म्स हमने ले लिए, 8 टर्म्स ले लिए, तो हमारे पास मिडिल टर्म्स क्या होंगी, फोर्थ और फिफ्थ होंगी। तो फोर्थ फिफ्थ का am लेना पड़ेगा x के लिए, और सिमिलरली y के लिए भी फोर्थ फिफ्थ टर्म्स का am देखना पड़ेगा, तब तो मीडियन निकाल पाएंगे। और वो जो टर्म आएगी वो तो डिफरेंट होगी ना ऐसे केसेस में। अगर मैं x1 बाई y1 x2 बाई मतलब x4 बाई y4 और x5 बाई y5 के am की बात करूं तो दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रही क्या बात। टोटल टर्म्स आपके पास 8 हैं अगर, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन था A8, ठीक है, तो 8 टर्म्स है अगर मान लीजिए आपके पास, तो आपके पास जो न्यूमरेटर की बात की जा रही है लेफ्ट साइड में वो क्या होगा, x4 प्लस x5 बाई 2, और डिवाइडेड बाई इधर क्या आएगा आपका y4 प्लस y5 बाई 2। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो x4 प्लस x5 अपॉन y4 प्लस y5 आएगा। जबकि राइट साइड क्या कह रहा है, राइट साइड के अकॉर्डिंग वो होगा x4 बाई y4 प्लस x5 बाई y5 होल डिवाइडेड बाई 2।
तो आपको साफ साफ पता चलता है कि इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपस में बराबर हो, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं था इवन कि x4/y4 और x5/y5 ही होंगे, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि रेशियोज तो पता नहीं कौन सा रेशियो बड़ा हो जाए, ठीक है, कौन सा रेशियो छोटा हो जाए, तो इंसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका अरेंजमेंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। A9 में देखिए आपके पास क्या कहा जा रहा है, ABC है, ठीक है, अप टू P ऑकर्स विद फ्रीक्वेंसीज 10C0, 10C1 अप टू 10C10, देन मोड इज, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी भाई, 10C0, 10C1, 10C10 में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, 10C5 होगा ना, ठीक है। तो 10C5 वाले के करस्पॉन्डिंग आपके पास आंसर आएगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। नेक्स्ट आपका है A10। A10 में आपके पास है मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस इज 40 इफ ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन आर इंक्रीज्ड बाय 21, ठीक है, देन मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बिकम, ठीक है। तो हमारे पास पहले कहा जा रहा है कि पहले हमारे पास जो 21 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन 40 है, ठीक है। देखिए एक बार 21 ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, उनका मीन सभी का मिला करके 40 था, ओके। अब हमसे कहा गया कि हमारे पास जो ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन, तो मीडियन पहले कहाँ आएगा, 11th टर्म जो होगी वही तो आपकी मीडियन होगी, 21 टोटल है तो 11 टर्म आपकी मीडियन होगी। मीडियन से आगे की टर्म्स को 21 से इंक्रीज कर दिया गया, मीडियन के आगे वाले टर्म में हर एक टर्म में आपने 21 ऐड कर दिया, तो आगे की हर एक टर्म, कितनी टर्म्स है आगे, आगे आपके पास 10 टर्म्स है, और हर टर्म में अगर आप 21 ऐड कर दोगे तो आपने बेसिकली मतलब टोटल मान लीजिए कुछ था, टोटल कितना था आपका वो भी दिया ही गया है, 21 ऑब्जर्वेशंस का मीन 40 था ना, तो टोटल पहले इतना हुआ करता था। अब आपने क्या कहा कि ये जो आगे की 10 टर्म्स हैं, इन 10 टर्म्स में आप सभी में 21 ऐड कर देंगे, तो आप इफेक्टिवली टोटल सम में आप क्या कर रहे हो, इन 10 टर्म्स में हर एक टर्म में 21 ऐड कर दे रहे हो, तो टोटल आपका कितना हो गया 840 प्लस 210, तो 1050, यही हो गया, ठीक है। अब 1050 था टोटल, ठीक है, और इसको क्या करना था आपको 21 से डिवाइड करना पड़ेगा नया मीन निकालने के लिए, तो नया मीन कितना हो जाएगा 50। पहले सारे टर्म्स का सम 840 था, फिर आपको क्या करना पड़ा 10 टर्म्स को आपने इंक्रीज कर दिया 21, तो अब नया सम कितना हो गया 1050, तो नया मीन कितना हो गया 50। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपके पास कहा जा रहा है मीन ऑफ सीरीज इज x बार देन xi प्लस 2i का मीन निकालना। आसान सा क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, चैप्टर ही आसान है, ठीक है, x1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक। फिर इसी तरीके से आपके पास दूसरी टर्म क्या होगी x2 प्लस 2 इंटू 2, अब 2 इसी तरीके से आपके पास लास्ट टर्म क्या होगी xn प्लस 2 इंटू n, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा n, तो आपके पास देखिए x1 से लेके xn तक का सम x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, प्लस देखिए 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस n, ठीक है, समेशन ओवर n लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई n, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इधर तो ये x बार हो गया और उधर की वैल्यू आपको आती ही है, ठीक है, समेशन ओवर n इज nn प्लस 1/2। नेक्स्ट आपके पास जो 12th क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, देन डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई, ठीक है, कोई डेटा ही नहीं दिया गया। अगर डेटा ही नहीं दिया गया तो हम मीन मीडियन मोड में सिर्फ एक ही रिलेशन जानते हैं जो कि कायदे से सही कब होगा, क्वेश्चन में एक चीज दी गई रहनी चाहिए कि फॉर मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसी केस की बात कर रहा है, ठीक है। तो फॉर मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, यही था, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज करिए कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आपको यूज करना है। और इसके बेसिस पे आपको क्या कहा जा रहा है कि मीन और मोड का डिफरेंस 63 है, मीन और मोड का डिफरेंस, ठीक है, 63 है, और डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मीन और मोड का कहा गया, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, ठीक है। तो मोड माइनस मीन अगर ले लें हम, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 3, आपने क्या किया दोनों साइड मीन एक एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन, ऐसा लिख सकता हूँ।
तो मोड माइनस मीन कितना था, 63 था। प्लस 63 भी हो सकता है, माइनस 63 भी हो सकता है, अपन डिफरेंस ही निकालना चाहते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो 3 टाइम्स समथिंग, ठीक है। अब ये जो समथिंग निकालना था वो कितना रहा होगा, मतलब 21 रहा होगा। फिर आपसे कहा जा रहा है कि अब फिर से आपको AM निकालना है। अब यहाँ पे आपको समेशन ऑफ सीरीज का यूज करना होगा। मीन ऑफ वेरिएबल्स कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो समेशन आपको जब करेंगे आप सभी टर्म्स का एडिशन तो यही होगा ना समेशन, तो समेशन ओवर n+1 n+2 कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ये आपने लगा लिया। इसका सम कैसे करते हैं, VN मेथड से। VN मेथड में क्या आएगा, इसका सम निकाल करके देख लीजिए आप। VN के लिए आप क्या लिखोगे, इसको आप फर्स्ट टर्म छोड़ देते हो, नहीं सॉरी, इस केस में तो अपन एक एक्स्ट्रा टर्म लगाते हैं ना, तो n+1 n+2 n+3, तो आपके पास n+1 n+2 n+3 ये सारी टर्म्स आएंगी माइनस, ठीक है। अगली वाले में क्या आ जाएगा, चलो वो सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 0 के करस्पॉन्डिंग बचेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है शायद। और अपॉन कितना लग जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, VN मेथड में आपके पास ये VN है, VN-1 की आप जब बात करोगे, ठीक है, VN-1 की बात करोगे ना, वैसे आप चाहो तो सीधा सीधा भी एडिशन कर सकते हो, इसका एक्सपेंड करके भी समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि समेशन ओवर n³ प्लस समेशन ओवर 3n² प्लस समेशन ओवर 2n, वो भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो खैर आप उस मेथड से भी चाहो तो लिख सकते हो। और दूसरा VN मेथड था, तो VN मेथड में आपके पास 1 रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 के करस्पॉन्डिंग आएगा अपॉन अपने पास 4, ठीक है, ये आपका इसका एडिशन आएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको n से डिवाइड कर देना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन A का डिस्कशन रहा। नेक्स्ट अपन बाकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 का। नेक्स्ट आप देखिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के क्वेश्चंस, और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो वो समथिंग क्या है, 2n, मतलब आपको क्या करना है बेसिकली, 2n+1 C 0 से स्टार्ट हुआ है, 2n+1 C 1 है, और अप टू इसी तरीके से 2n+1 C n है, और डिवाइडेड बाई हमने कर दिया नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, है ना। और इनका सम कितना होगा, तो इनका सम अपन जानते ही है, ये क्या लिखा हुआ है, आधी सीरीज लिखी हुई है ना, ठीक है। तो अपन इसका सम कितना लिख देंगे कि भाई अगर सारे टर्म्स होते, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधी सीरीज लिखी इसलिए आंसर आधा हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। 2n+cn फिर 2n+1 cn+1 के बराबर होता, ठीक है। अगर आप देखो इसका सम कैसे करते हो, आप इसके लिए ये लिखते हो ना कि 2n+1 C0 2n+1 C1, है ना, अप टू इसी तरीके से मान लीजिए 2n+1 Cn है, फिर आगे आपके पास आएगा कहीं n+1, और फिर आगे आपके पास टर्म्स ऐसे ही 2n+1 C 2n+1 तक की सम कितना हो जाएगा, 2n+1, ये हो जाएगा ना, n की जगह 2n+1 है तो यहाँ भी आपने 2n+1 रख दिया, ठीक है, 2 की पावर में। अब अपन क्या कहते हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर है, इनके बगल वाली टर्म्स आपस में बराबर होंगी, ऐसे ही ये वाली टर्म्स भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर ये टर्म इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर, तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये सभी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x है, ये भी x है, और 2x कितना दिया हुआ है हमारा, 2 की पावर में 2n+1, सो x की वैल्यू आपको पता है, आप वहां पे सम में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 0 1 to n विद फ्रीक्वेंसीज प्रोपोर्शनल टू द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, देन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास कहा जा रहा है कि मीन निकालना है, हमें डेटा दिया गया है और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक बार क्या बन जाएगा यहाँ पे, 0 इंटू NC0 प्लस 1 इंटू NC1, ठीक है, यही होगा, ठीक है। 0 कितनी बार आ रहा है, NC0 टाइम्स, 1 कितनी बार आ रहा है, NC1 टाइम्स, 2 कितनी बार आ रहा है, NC2 टाइम्स।
और इसी तरीके से n कितनी बार आ रहा है, nc n टाइम। ठीक है, सभी डेटा का सम हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ डेटा है 0 से n तक। ठीक है, अब ऊपर वाली चीज का समेशन कैसे करेंगे, तो ये क्या लिखा है, समेशन ओवर r इंटू NCR डिवाइडेड बाई n+1। सारे टर्म्स है ना, कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है, 0 से लेकर के n तक की सारी टर्म्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाता है, इनका कितना आ जाता था, इनका सम आ जाता था n इंटू 2 की पावर n-1 और डिवाइडेड बाई कितना, n+1। चूंकि सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें कुछ चीजें सबट्रैक्ट भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स तो गड़बड़ लिख दी मैंने, सॉरी। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स तो आपका वो होगा ना जो फ्रीक्वेंसीज का सम है। मतलब हमने तो गलती से वहां पे 0 से लेके n तक काउंट कर दिया था, ऐसा नहीं है। 0 कितनी बार आ रहा है, nc 0 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, फिर 1 nc 1 टाइम्स आ रहा है, अप टू n आपका nc n टाइम्स आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो इतने हुए ना। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 0 इतनी बार आया, 1 इतनी बार आया, n इतनी बार आया, तो इन सभी का सम कितना हो गया, 2 raised to power n, 2 raised to power n। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें, अगर मीन डिविएशन से रिलेटेड दिया गया है, फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ द गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सेशन। फॉर टीम बी नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच was 2 goals with standard deviation 1.25, the team which is more consistent। तो ज्यादा कंसिस्टेंट टीम कौन सी है, इसकी बात की जा रही है। तो अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ज्यादा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, जिसकी वेरिएबिलिटी कम हो। ठीक है, और लेक्चर 2 में हमने ये चीज कवर की थी कि वेरिएबिलिटी कम है मतलब आपका वेरिएंस वगैरह कम आना चाहिए। तो देखते हैं, वेरिएंस आपका कम आना चाहिए, तो वेरिएंस कम एक का तो दिया ही हुआ है एक तरीके से, सेकंड वाली टीम का स्टैंडर्ड डिविएशन 1.25 है, 1.25 का स्क्वायर ही सेकंड टीम का वेरिएंस होगा। ठीक है, अब फर्स्ट टीम का देख लेते हैं। तो अपन क्या करते थे, अपन करते थे समेशन ओवर xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट ही आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता था। तो वे सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसका ज्यादा होगा वेरिएंस भी उसी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपन देखिए समेशन ओवर xi स्क्वायर निकालना शुरू किया। एक मैच में उन्होंने 0 स्कोर किया। ठीक है, तो एक मैच में उन्होंने 0 स्कोर किया, तो नंबर ऑफ गोल्स कितने हो गए, 0 स्क्वायर प्लस 9 मैचेस में उन्होंने एक स्कोर किया, तो 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 मैचेस में उन्होंने 2 गोल्स स्कोर किए, तो 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस देखिए इसी तरीके से 5 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए 3 मैचेस में उन्होंने 4 गोल स्कोर कर दिए, इतना हो गया। डिवाइडेड बाय देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मैचेस हुए होंगे, तो 1 + 9 10 10 7 17 17 5 22 और 3 25 माइनस x बार मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकाल सकते हैं आप, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 9 9 हो गया, प्लस 14 23 23 और 15 38 38 और 12 50 50 बाई 25 का ये हो गया आपका मीन का होल स्क्वायर लिखना है आपको। तो आपके पास चीज कितनी निकल करके आ रही है, 9 + 28 कितना हो गया, 37 और प्लस 45 है ना, 82 और 1 ये 48 मिल करके मतलब 130 हो जाएंगे, 130 बाई 25 5.2 माइनस ये हो गया आपका 4, तो ये लिखा हुआ है आपका अंडर रूट 1.2। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और बी के स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा ज्यादा छोटा है, तो ये ज्यादा छोटा आएगा, अंडर रूट 1.2 कुछ 1.1 के अप्रॉक्स आएगा। इसका मतलब बी की वेरिएबिलिटी ज्यादा थी, और इसलिए कंसिस्टेंसी अगर मैं कहूं तो कंसिस्टेंसी इसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, वेरिएबिलिटी इसकी कम है मतलब कंसिस्टेंसी इसकी ज्यादा अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो सैंपल साइजेस दिए गए हैं और 25 और 10 उनका मीन है, और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है स्टैंडर्ड डिविएशंस वेयर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सैंपल साइजेस ऑफ 500। तो सबसे टफ वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन दिया गया है, बस डेटा इस बार बदल दिया गया है। तो आपको जो लेक्चर 2 में हमने कवर किया था ये क्वेश्चन, उसके साथ में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। नेक्स्ट डिस्कशन के साथ फिर से मिलते हैं असाइनमेंट 2 के लिए। थैंक यू ऑल।